Hello students, welcome to Shortcut. This is Shine sir. Today we will study chapter number 18 of Social Science Wildlife. Wildlife. Now what is wildlife? Wildlife मतलब वन्य जीवन, यानी कि वन में रहने वाले जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, उनके बारे में ये चैप्टर है। अब बात करें भारत की, तो भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, जिसमें हम फिजियोग्राफी के मामले में भी देखें तो भारत में अलग अलग तरह की फिजियोग्राफिक रीजन्स पाए जाते हैं। फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ हैं, जिसको हम माउंटेनस रीजन कह सकते हैं। उससे आप नीचे आएंगे थोड़ा तो आपको प्लेन्स मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है जिसको। उससे नीचे आएंगे तो आपको प्लेटू मिलेगा, डेक्कन प्लेटू एंड मालवा प्लेटू। और अगर आप भारत के दोनों कोस्टल एरियाज़ में चले जाएंगे, दैट वी कॉल द कोस्टल प्लेन्स। और इवन भारत के अंदर आइलैंड्स भी हैं। तो कहने का मतलब कि भारत की फिजियोग्राफी जो है वो भी काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग अलग तरह से हमें यहाँ पे फिजियोग्राफी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण से जो टोटल भारत के अंदर पाई जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी भिन्नता देखने को, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है अलग अलग रीजन्स में पाए जाने वाले अलग अलग जानवरों के अंदर। अब बात करते हैं पूरे विश्व की। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 15 लाख स्पीशीज़ हैं वाइल्ड एनिमल्स की। उनमें से 81,251 स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर पाई जाती हैं। और अब हम बात करते हैं जू जियोग्राफिक रीजन्स की। अब भारत के अंदर जो जंगल पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो अलग अलग रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि पहाड़ों के ऊपर अलग तरह की वेजिटेशन रहती है, प्लेन्स में अलग होती है, और डेजर्ट्स के अंदर अलग तरह के छोटे मोटे पौधे देखने को मिलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो भारत के जो वाइल्ड लाइफ को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम इसको 9 पार्ट्स में बांटते हैं। अलग अलग वेजिटेशंस एरिया जो हैं उनके अंदर रहने वाले प्राणियों को हम ऐसे प्राणियों को हम 9 पार्ट्स में बांटते हैं। और इनका नाम अगर देखें, Himalayas, Ladakh and dry cold areas, forest cover in lower Himalayas, highlands without forest cover in upper Himalayas, northern plain, desert of Rajasthan, peninsular plateau, सी कोस्ट एंड नीलगिरी हिल्स। तो ये हैं हमारे 9 जू जियोग्राफिक रीजन्स, जहाँ पर अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सब रीजन्स हैं, इनके अंदर हमें अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। अब इनमें एशियन एलिफेंट पाया जाता है, जो कि पेनिनसुलर एरियाज़ में पाया जाता है। फिर वन हॉर्न्ड राइनो, जो एक सींग वाला गैंडा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है। फिर स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है भारत में, हिमालयाज़ के अंदर। वाइल्ड गोट्स, मस्क डियर, ये सब प्राणी हमें जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। देन वाइल्ड बफेलो, जिसको इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। टाइगर सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, और वेस्ट बंगाल में। गुड़खर, जिसको हम वाइल्ड एस कहते हैं, दैट इज़ फाउंड इन लिटिल रन ऑफ कच्छ। फ्लेमिंगो रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, ये ग्रासलैंड में पाया जाता है। और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जो कोल्ड रीजन से भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। इनके अंदर आता है साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, टिबेटन डक, कुंज, करकरा एट्सेट्रा। एक और अनोखा जानवर जिसको हम फ्लाइंग स्क्विरल्स कहते हैं, वो भी वेस्टर्न घाट्स के घने जंगलों में पाया जाता है। फिर निकोबारी डव, वो एक रेयर बर्ड है जो निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ हैं हमारे यहाँ पर कोरल्स की, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ और लक्षद्वीप आइलैंड्स में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैमल्स के साथ साथ और बर्ड्स के साथ साथ कुछ दूसरे जानवर भी, जैसे कि किंग कोबरा, स्नेक्स, पाइथन, इग्वाना, ये भी भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा सी कोस्ट के, हमारे जो समुद्री किनारे के पास में हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे फिशेज़ अलग अलग तरह की सी के अंदर पाए जाने वाले स्नेक्स जो हैं, सी स्नेक्स, वो देखने को मिलते हैं। डॉल्फिन, शार्क, डुगांग, जिसको हम सी काऊ भी कहते हैं, ऑक्टोपस, व्हेल, ये सब प्राणी भारत में देखने को मिलते हैं। ये तो वो जानवर थे जो जंगलों में और हमारे जो
वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर पाए जाते थे। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ यानी कि हमारे खेतों में घूमते हुए, हमारे आस-पास घूमते हुए भी देखे जाते हैं, जिनमें फॉक्स, वुल्फ, नीलगाय, डियर, मोनगूज़, रैबिट्स, वाइल्ड हॉग, हेजहॉग, ये कुछ जानवर हैं जो हमें हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे आस-पास ही पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बर्ड्स हैं जिनमें नाइटिंगेल, पैरट, पीकॉक, बीवर बर्ड, पिलक, वल्चर, काबर एटसेट्रा, ये भी हमारे आस-पड़ोस में हमें घूमते देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे भारत में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ के बारे में कि किस प्रकार के जानवर, बड़े और छोटे, बर्ड्स, सी एनिमल्स वगैरह भारत में पाए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। अगर हम हमारे हिस्ट्री को देखें, बीते हुए समय को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ जो रही है हमारी, वो हमेशा से ही डेंजर में, खतरे में रही है। और लगभग अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो भारत में जो टाइगर्स थे, जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, वो हज़ारों की संख्या में पाया जाता था। अगर हम 2014 के फिगर्स की बात करें, जो कि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है जो फिगर, उसके मुताबिक भारत के अंदर 2226 टाइगर्स हैं। और ये जो टाइगर्स हैं, इनके बढ़ने का रीज़न है एक हमारा जो इनको बचाने के लिए चलाए गए अभियान है, इसी वजह से इनकी संख्या 2226 तक पहुंची है और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसके अलावा हम बात करते हैं वल्चर्स की। वल्चर जो कि एक हम कह सकते हैं स्क्वेंजर है, जो कि हमारे वातावरण को क्लीन करने का काम करता है, उसकी भी गिनती ऑलमोस्ट भारत में से ख़त्म ही हो चली थी। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो वल्चर्स हैं वो मीट जो खाते हैं, जो वो जानवरों को खाते हैं, वो मीट पोल्यूटेड हो जाता है। एक ड्रग, एक दवा आती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक, जो दूध देने वाले जानवरों को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ये डाइक्लोफेनेक दवा के यूज़ से वो जो जानवर हैं, जो दूध देने वाले प्राणी हैं, उनकी बॉडी के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, जो कि अगर वल्चर्स उनकी डेड बॉडी को खाते हैं तो इससे उनकी मौत हो जाती है। तो डाइक्लोफेनेक जो ड्रग है, ये वल्चर्स के एक्सटिंक्ट होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकती है। लेपर्ड्स की बात करें, लेपर्ड 20th सेंचुरी के शुरुआत में भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि भारत से पूरी तरह से ये ख़त्म हो चुके हैं। एक समय था जब एशियाटिक लायंस जो थे वो गिर में ही न रहकर मिडिल ईस्ट तक पाए जाते थे, यानी कि काफ़ी लंबी एरिया में ये पाए जाते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि एशियाटिक लायन जो है, अगर हमें एशियाटिक लायन को देखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें वो गिर फॉरेस्ट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमें बताता है फिगर कि उनकी जो गिनती है वो कितनी कम हो चुकी है। आज अगर हम बात करें लायंस के फिगर की कि कितने लायंस हैं हमारे पास, तो लगभग 523 लायंस हमारे पास हैं। इनकी गिनती काफ़ी कम हो चुकी थी इससे पहले और ऐसा लग रहा था कि भारत में से ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ अभियान चलाए गए हैं, कुछ ऐसे प्लान्स चलाए गए हैं जिनके द्वारा इनको सेव किया जा रहा है। अलावा जो क्रेन है, क्रेन्स भी काफ़ी भारत में देखने को मिलती थी, इवन गुजरात में तो काफ़ी देखने को मिलती थी। लेकिन एक समय था जब ये पूरे भारत में देखने को मिलती थी और आज इनका नंबर काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ की और हमारे जीवन की, तो वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, यानी कि जो पोल्यूशन और हमने जो अर्बनाइजेशन किया है कि हमने जंगलों को काट काट कर इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, अपने रहने के लिए घर बनाए हैं, जंगलों के अंदर से हमने रोड्स बना दिए हैं, जिस कारण से ये जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। जबकि आप इमेजिन करिए लाइफ बिना वाइल्ड लाइफ के, कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई जानवर नहीं होंगे तो आप सोचिए आपको कैसा फील होगा। सो दे आर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। श्याम गरुड़, एक ईगल जो कि माउंटेनस एरियाज़ में पाया जाता था गुजरात के अंदर, वो अब काफ़ी रेयरली देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और प्राणी हैं जो धीरे धीरे जिनकी गिनती काफ़ी कम होती जा रही है और इन सब का कारण
एक ही है, दैट इज़ ह्यूमन ग्रीड, यानी कि जो हमारा लालच है, इंसानों का जो लालच है प्रोग्रेस करने के लिए, हम एनवायरनमेंट के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। और इसी कारण से ये जो प्राणी हैं, इनकी गिनती धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, हम अगर प्रॉपर एक्शन लेंगे तो वाइल्ड लाइफ जो है ये हम बचा सकते हैं। जैसा अब आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के समय में जो हमारा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जो है, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ओज़ोन के अंदर होल था वो पूरी तरीके से भर चुका है। दैट इज़ वो होल जो था ओज़ोन लेयर के अंदर वो पूरा रिकवर हो चुका है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल ही साफ़ स्वच्छ हवा में लेने को मिलती है। वातावरण एकदम शुद्ध हो चुका है। तो अगर हम इसी प्रकार से रखें तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम बचा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो कैसे ख़त्म होती जा रही है। तो इसका उत्तर है कि ह्यूमन ग्रीड और डेवलपमेंट जो है यही मेन कारण है वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने का, उसके ख़त्म होने का। अब इस रीज़न्स को, अगर इसके रीज़न्स को एग्जामिन किया जाए ध्यान से, तो पता लगता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उन्होंने अपना घर खो दिया है, यानी कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं, उस हैबिटेट को उन्होंने खो दिया है। वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं, जिसका मेन कारण है फॉरेस्ट का कटना, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है और जो जंगली जानवर हैं उनका घर उनसे छिनता जा रहा है पेड़ों के कटने से। इस कारण से वो अपने आप को कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि आप समझिए कि उनसे उनका घर छीन लिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे। उसी प्रकार उनके घर हम छीन रहे हैं तो वो बेचारे बेघर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में वो शहरों की तरफ आ जाते हैं भूले भटके खाने की तलाश में, जहाँ पर जब इंसानों से उनकी मुठभेड़ होती है तो जानवरों को मार दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है हंटिंग, यानी कि उनका शिकार किया जाता है। शिकार उनका किया जाता है उनके स्किन के लिए, मीट के लिए, टीथ, हेयर और बोन्स के लिए। और ये शिकार आज भी किया जाता है, जिस कारण से उनकी गिनती जल्दी ही कम होती जा रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स के द्वारा जो हैवी ग्रेजिंग की जाती है जंगलों में जाकर, यानी कि जो ऐसे जानवर हैं जो हमारे जो पर्सनल जानवर हैं, जैसे कि भेड़ बकरियां हो गई, गाय भैंसें हो गई, तो जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो उनको चरने के लिए जंगल में ले जाते हैं। अब जब हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो जब जंगल में जाकर चरेंगे तो जंगल में जो घास है, जो भी खाना है, वो जंगली जानवरों के लिए कम हो जाएगा, जिससे उनका नंबर डिक्रीज होने ही वाला है। और अगर हर्बीवोरस एनिमल, यानी कि जो पेड़ पौधे खाने वाले जो प्राणी हैं, जब उनके संख्या में कमी आएगी तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो हमें कार्निवोर्स पे भी देखने को मिलेगा। अब कार्निवोर्स को भी खाना नहीं मिलेगा, और जब कार्निवोर्स को खाना नहीं मिलेगा तो वे ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ आएंगे, यानी कि खाने की तलाश में वो इंसानी बस्तियों की तरफ आएंगे खाने की तलाश में, और फिर वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स पे अटैक करते हैं। जैसे आप काफ़ी न्यूज़ के अंदर भी सुनते हैं कि जगह जगह ये जो जानवर हैं ये खाने की तलाश में आते हैं, भेड़ बकरियों को उठाकर ले जाते हैं, और जब इंसानों से उनका सामना होता है तो इंसान उनको मार डालता है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने का, क्योंकि हमने पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि ये पॉल्यूशन को वो लोग, जो जानवर हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं। पेड़ों के कटने से जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है, जिस कारण से ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं कभी कभी ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ भी भूले भटके आ जाते हैं। जब ये ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ आ जाते हैं तो आप जानते हैं कि जब इंसान और जानवरों का सामना होता है तो ज़्यादातर इंसान जो है वो जानवरों को मार डालते हैं। अब हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ सदर्न पार्ट के अंदर खासकर जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो खाने की तलाश में फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो तबाही मचा देते हैं। जो भी इंसान उनके रास्ते में आता है वो उसको भी मार डालते हैं। लेकिन जब इंसान काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी इन हाथियों पर, इन एलिफेंट्स पर अटैक कर कर इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा लेपर्ड्स और वुल्फ जैसे जानवर जो हैं ये भी खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आते हैं, और इनके और
इंसानों के बीच में जब मुठभेड़ होती है तो इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या तो ये घायल हो जाते हैं या फिर इनको मार दिया जाता है। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं रेमेडीज़ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, यानी कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमें एक बहुत लंबे समय की प्लानिंग तैयार करके रखनी होगी, और हमें फॉरेस्ट एरिया को बचाना होगा, कि फॉरेस्ट एरिया अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये जो प्राणी हैं इनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलावा जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी हम लोग कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, उनको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम फॉरेस्ट एरियाज़ को और वाइल्ड एनिमल्स को बचा सकें। हमारे भारत में एनजीओज़ काम करती हैं जो, तो इन एनजीओज़ को भी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यानी कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ताकि लोगों को वाइल्ड एनिमल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सके। इन समस्याओं के बारे में हमें स्कूल के सिलेबस में भी शामिल करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि बच्चे जो हैं वो भी इसके बारे में जान सकें, और जो कमिंग जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो लोग भी इन समस्याओं के बारे में जान सकें, और इनको किस प्रकार से हमें इनसे लड़ना है, कैसे हमें वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है, उसके ऊपर वो अपना काम कर सकें। अलावा हमें कोई भी जो नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करना है, यानी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट चलाना, कोई डैम बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है, कहीं रेलवे लाइन बिछानी है एट्सेट्रा, तो उस समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें उसको एग्जामिन करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। पेड़ों को जो बड़ी मात्रा में काटा जाता है उसको हमें रोकना होगा, उसको हमें स्टॉप करना होगा, क्योंकि जो स्पेस रहती है, जो पेड़ हैं, वो जंगली जानवरों का घर तो है ही, लेकिन जो बर्ड्स हैं उनके नेस्ट भी इन्हीं पेड़ों पर होते हैं। तो अगर हम पेड़ काट देंगे तो बर्ड्स कहाँ जाएंगे। आज आप देखते हैं कि जो चिड़िया, जो नॉर्मल जो स्पैरो है, वो हमारे घरों में पहले सैकड़ों की संख्या में वो झुंड बनाकर घूमते हमें दिख जाते थे, लेकिन आजकल जो स्पैरोज़ हैं उनकी गिनती बहुत ही कम हो गई है। आज अगर आप देखेंगे तो कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं 4-5 के झुंड में ये चिड़िया हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि इन चिड़ियों को उन्होंने बड़े बड़े झुंडों में देखा है। तो आज किस प्रकार से हमने इनकी जो गिनती है वो कम कर दी है, ये काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने। इसके अलावा हमें पॉन्ड्स को, फार्म पॉन्ड्स या फिर वेटलैंड्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी होता है, उन जगहों को हमें सेव करना है, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आकर रुकते हैं, यानी कि जो दूसरे देशों से आने वाले जो बर्ड्स हैं वो इन्हीं जगहों पर, इन्हीं जो वाटर बॉडीज़ हैं, छोटा मोटा जो जहाँ पर पानी रुका होता है, वहीं पर ये आकर रुकते हैं, और वहीं से ये अपने लिए कीड़े मकोड़े या खाना ढूंढते हैं। इसलिए इन पॉन्ड्स को और वेटलैंड्स को भी हमें बचाना है। इसके अलावा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इमीडिएट स्टेप्स उठाने होंगे। पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है हमारे वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने का। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने का एक और कारण है, दैट इज़ द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर एक ऐसा रीज़न है कि जब फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है तो काफ़ी लंबे चौड़े एरिया पर वो फैल जाती है, और बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें नष्ट होते हैं, और काफ़ी जानवर भी मारे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर लें तो ये दोनों ही जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम कम कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट फायर के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। समय समय पर जो पेट्रोलिंग की सुविधा होनी चाहिए जंगल के अंदर, जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनके द्वारा, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत ही कंट्रोल में कर लिया जाए। तो ये कुछ हमने स्टेप्स पढ़े कि किस प्रकार से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स टेकन टू नर्चर द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो कि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उसको नुकसान हो रहा है, तो पुराने समय से ही काफ़ी लॉज बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। इवन कहा जाता है कि मौर्यन किंग जो थे, किंग अशोक, उनके कार्यकाल के अंदर भी ऐसे लॉज बनाए गए थे ताकि प्राणियों को, इन वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जा सके। इसके अलावा हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके अंदर भी इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है, उन्होंने भी वहाँ पे भी, पार्लियामेंट के अंदर भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया है।
भारत के अंदर 2014 के अंदर अगर हम बात करें तो 503 सेंचुरीज थी, 102 नेशनल पार्क्स थे और 14 बायो रिजर्व्स थे, जिसमें से 22 सेंचुरीज, 4 नेशनल पार्क और एक बायो रिजर्व गुजरात के अंदर है। ऐसे प्राणी जो एक्सटिंक्ट होने वाले यानी कि जो ख़त्म होने की कगार पर है, उनके लिए कुछ स्कीम्स लागू की गई हैं, कुछ प्लानिंग्स की गई हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट जो है 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो टाइगर है उसकी हंटिंग पे रोक लगा दी गई, यानी कि आप टाइगर को हंट नहीं कर सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते हो और उसकी गिनती को, उसके नंबर को बढ़ाने के लिए हमें काम करना है, ऐसा इस प्रोजेक्ट के अंदर कहा गया। और इस प्रोजेक्ट को लगभग 9 रिजर्व्ड एरियाज़ के अंदर लागू किया गया था, जो अब बढ़कर 48 हो गया है, यानी कि 48 ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर टाइगर की गिनती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उनकी हंटिंग के ऊपर टोटली बैन है ताकि उनका नंबर बढ़ाया जा सके। अगला है हमारा लायन प्रोजेक्ट। एक समय था जब एशियाटिक लायन जो था ईरान तक पाया जाता था, जो ईरान देश है वहाँ तक ये जो लायन है ये पाया जाता था, लेकिन एक्सेसिव हंटिंग और फॉरेस्ट एरिया के कम होने की वजह से जो लायन है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट जो है हमारा गुजरात के अंदर यहीं पर सिमट कर रह गया। एक ऐसी भी स्टेज आई जब इनका जो नंबर था वो 100 के नीचे चला गया, यानी कि हमारे पास 100 लायन भी नहीं बचे थे। लेकिन 1972 में 1972 के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया एशियाटिक लायंस को बचाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट का ही रिज़ल्ट है कि स्टेप्स उठाए गए। और आज हम बात करें जैसे 2015 का जो सेंसस हुआ लायन का, जो गिनती हुई थी लायंस की, उसमें पाया गया कि भारत के अंदर 523 लायंस, यानी कि एक समय में जब इनका नंबर 100 से भी नीचे गिर चुका था, आज वो बढ़कर 523 हो चुका है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। इसके अलावा जो कुछ और जानवर हैं उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे कि हंगूल प्रोजेक्ट, जो कि बारहसिंगा डियर जो है, बारहसिंगा जो हिरन रहता है कश्मीर के अंदर पाया जाता है, उसको बचाने के लिए चलाया गया हंगूल प्रोजेक्ट। फिर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट चलाया गया, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए। राइनो प्रोजेक्ट जो कि इंडियन राइनो है उसको बचाने के लिए। फिर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा अलग अलग प्राणियों को बचाने की कोशिश हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ों को ना काटें, और इन जानवरों को अगर हमारी कहीं इनसे मुठभेड़ होती है तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जान करके उनको बुलाकर इनको पकड़ के फिर से जंगल में छुड़वा दें, ना कि इनको पीट पीट कर मार डालें।